इमेजिन कीजिए साल 2050 का भारत, जिसकी सुबह की अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट विंडो के धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने से होती है, जो सूरज की रोशनी को आपके हिसाब से अंदर आने देती है। कमरे में आपकी पसंद का हल्का संगीत बज रहा है, आप किचन में जाते हैं और आपका पर्सनल होम रोबोट मित्र आपके हेल्थ ट्रैकर से डेटा लेकर आपके लिए परफेक्ट न्यूट्रिशन वाली स्मूदी और गर्मागर्म कॉफी तैयार कर रहा है। आप बालकनी में आते हैं और नीचे सड़क जैसा कुछ नहीं है, उसकी जगह साइलेंट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पॉड्स और एयर टैक्सीज अपने आप डिजिटल स्काई कोऑर्डिनेट्स में चल रही हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, ये वो कल है जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। क्या आप तैयार हैं 2050 के इस हाईटेक भारत की पूरी तस्वीर देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं भविष्य का अनोखा सफर। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर 2050 का इंडिया स्मार्ट सिटीज का एक ऐसा जाल होगा, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। आपके घर से लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स और कूड़ादान तक सब एक दूसरे से बातें करेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों का पूरा रूप बदल चुका होगा। ऊंची ऊंची इमारतों पर सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि आधुनिक खेती होगी, जहां हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से शहर के लिए ताजा सब्जियां उगाई जाएंगी। एनर्जी के लिए हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर घर, हर बिल्डिंग एक छोटा पावर प्लांट होगा, जिसकी छत पर लगे न दिखने वाले सोलर पैनल्स और दीवारों में लगी सोलर टाइल्स जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर स्मार्ट ग्रिड को वापस भेजेंगी। और सफर, दिल्ली से मुंबई का सफर हाइपरलूप ट्रेन में सिर्फ 40 मिनट का होगा और चेन्नई से बेंगलुरु सिर्फ 20 मिनट में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां कम और जमीन के नीचे चलने वाले ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे ऊपर की जमीन पार्किंग और सार्वजनिक स्थान के लिए फ्री हो जाएगी। देयर ऑफ एयर टैक्सी एंड ड्रोन, हमारा आसमान एक आधुनिक हाईवे बन चुका होगा। ओला और उबर जैसी कंपनियां अब ग्राउंड नहीं एयर टैक्सी सेवाएं चलाएंगी। आप ऐप पर एक 4 सीटर फ्लाइंग ड्रोन बुक करेंगे, जो आपकी बिल्डिंग की छत पर बने स्काई पोर्ट पर आएगी और आपको ट्रैफिक के ऊपर से उड़ाकर ले जाएगी। इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक एडवांस एआई पावर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम होगा, जो लाखों ड्रोन और पॉड्स को बिना टकराए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन यह सिर्फ सुविधा नहीं, जीवन रक्षक भी होगा। बड़े बड़े मैन ड्रोन या एम्बुलेंस ड्रोन किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम को या 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स को घंटों का सफर मिनटों में तय करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, इनकी सभी डिलीवरी का 90% काम छोटे छोटे ड्रोन करेंगे, जो सीधे आपके घर की खिड़की या बालकनी पर सामान ड्रॉप करेंगे। आसमान में चीजों का आना जाना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज सड़कों पर गाड़ियों का चलन एआई और रोबोट्स 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हवा और पानी की तरह जिंदगी में घुल चुकी होगी। यह सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत सहायक होगा। आपको बता दें कि यह पर्सनल असिस्टेंट, टीचर और एडवाइजर भी हो सकता है। हर प्रोफेशनल के पास एक एआई असिस्टेंट होगा, जो डेटा एनालाइज करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ रोबोट्स काम करेंगे, इंसान क्रिएटिव काम करेंगे और रोबोट्स बेहद खतरनाक काम करेंगे। घरों में रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक में मदद करेंगे। एजुकेशन पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। एआई हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को समझकर उसे उसके हिसाब से पढ़ाएगा। एआई सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि आर्ट और म्यूजिक भी क्रिएट करेगा। इंसानी आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी रचनाएं बनाएगा जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हेल्थ केयर 2050 में हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे। अपनी स्मार्ट वॉच, आपके बाथरूम का स्मार्ट मिरर, यहां तक कि आपका स्मार्ट टॉयलेट, सब आपके हेल्थ वाइटल्स को 24 घंटे मॉनिटर करके डेटा आपके एआई डॉक्टर को भेजते रहेंगे। ये एआई किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने से हफ्तों या महीनों पहले ही आपको अलर्ट देगा। हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। ज्यादातर सर्जन्स सर्जरी रोबोटिक आर्म से करेंगे, जिनको सर्जन्स दूर बैठकर कंट्रोल करेंगे, जिससे गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी, सबसे बड़ी क्रांति लाएगी। नैनो टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट आपके खून में घूम रहे नैनोबोट्स माइक्रोस्कोपिक डॉक्टर्स की सेना होंगे, या नैनोबोट्स कैंसर सेल को ढूंढकर उन्हें शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देंगे, या ट्रीज में ब्लॉकेज को साफ करेंगे और किसी भी मेडिसिन को सीधे टारगेटेड सेल तक पहुंचाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में 3D बायोप्रिंटर्स
पेशेंट्स के अपने सेल्स से नए ऑर्गन प्रिंट कर देंगे और इंसान की एवरेज एज बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। तो क्या इंडिया सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा? बिल्कुल नहीं। यही है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। हम टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालेंगे। इसे हम कहेंगे हाईटेक जुगाड़ या फ्रगल इन्वेंशन। हम दुनिया के सबसे सस्ते लेकिन प्रभावी समाधान बनाएंगे। एआई का इस्तेमाल हम किसानों के लिए करेंगे। एक सिंपल ऐप किसान के फोन पर उसे बताएगा कि उसके खेत के 10 फुट के हिस्से में कितना पानी और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, जिससे फसल डबल होगी और पानी बचेगा। हमारे स्टार्टअप एआई पावर्ड मॉडल्स बनाएंगे जो भारत की 22 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में रियल टाइम अनुवाद करेंगे, जिससे देश के कोने कोने में कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाएगा। हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके हवा से पानी बनाने वाले जनरेटर्स गांव-गांव में लगाएंगे। हमारा मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बल्कि इनोवेशन हब होगा, जहां से सस्ते मेडिकल डिवाइस, एजुकेशनल टूल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। टेक्नोलॉजी अमीर लोगों का खिलौना नहीं बल्कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन को उठाने का जरिया बनेगी। इंडिया मार्स सिटी, चंद्रयान और मंगलयान तो सिर्फ पहली झलकी थी। साल 2050 तक इसरो दुनिया की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज में से एक होगी। सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करना ही नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लीडर होंगे और हमारा सबसे बड़ा सपना होगा मार्स पर एक परमानेंट इंडियन बेस, एक शहर जिसका नाम शायद मंगलपुर या आर्यभट्ट कॉलोनी हो। यह खुद चलने वाली सिटी होगी जो भारतीय तकनीक से चलेगी। वहां बड़े बड़े डोम्स के अंदर अर्थ जैसा माहौल बनाकर खेती की जाएगी। पानी को मार्स की सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके 100% रिसाइकल किया जाएगा। ये बस्ती रिसर्च का एक ग्लोबल हब होगी जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने आएंगे। मार्स की लाल जमीन पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं होगी, ये 2050 के आत्मनिर्भर विश्व गुरु भारत की पहचान होगी। तो इस आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य बस आ नहीं रहा, उसे हम और आप मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताना। इमेजिन कीजिए आपको एक ऑफर मिलता है, एक टिकट का। यह टिकट आपको एक नए ग्रह, एक नई दुनिया, एक नए सूरज के पास ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां इंसान ने आज तक सिर्फ टेलीस्कोप से देखा है। लेकिन इस टिकट के साथ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, यह सफर 400 साल लंबा होगा और दूसरी शर्त, यह एक वन वे टिकट है। आपके बच्चे और उनके बच्चे कोई भी धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे। तो क्या आप मानवता के भविष्य के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस सफर के नाम कर देंगे? यह कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, यह एक रियल सॉलिड कॉन्सेप्ट है जिसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आज गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। यह इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस और सबसे कंट्रोवर्शियल मिशन हो सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो वक्त और स्पेस के पार जाती है। यह कहानी है मिशन क्रिसालिस की, मानवता के प्लान बी की। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, जाना कहां है? इतना बड़ा मिशन आखिर किस मंजिल के लिए? हमारा जवाब है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। यह हमारी अर्थ से करीब 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी यहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा सेंटोरी कोई एक अकेला सितारा नहीं है, यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी यहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सूरज हैं। इस सिस्टम के सेंटर में है एक डांसिंग पेयर, 2 सितारे जो ग्रेविटी के बंधन में बंधे हुए हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं जैसे कोई कॉस्मिक कपल हो। पहला सितारा है अल्फा सेंटोरी ए। आप इसे हमारे सूरज का बड़ा भाई समझ सकते हैं। यह भी हमारे सूरज की तरह एक जी टाइप स्टार है, पीले और सफेद रंग का, लेकिन थोड़ा बड़ा और थोड़ा ज्यादा रोशन इसका साथी है। अल्फा सेंटोरी भी, यह हमारे सूरज का छोटा भाई है। यह एक के टाइप स्टार है, थोड़ा छोटा, थोड़ा ठंडा और इसका रंग थोड़ा नारंगी है। यह दोनों सितारे एक दूसरे का चक्कर लगभग 80 सालों में पूरा करते हैं। तो अगर आप इनके सिस्टम में किसी प्लैनेट पर रह रहे हैं तो आपको आसमान में 2-2 सूरज दिखते, एक पीला और एक नारंगी। इमेजिन कीजिए वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त कैसा दिखता होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस डांसिंग जोड़ी से बहुत दूर एक तीसरा सितारा भी है। यह इस परिवार का सबसे छोटा और सबसे दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा नाम का मतलब ही होता है सबसे नजदीक, और यह सच भी है।
इन तीनों सितारों में से प्रोक्सिमा सेंटोरी ही वह है जो इस वक्त हमारी धरती के सबसे करीब है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है। यह सितारों की सबसे आम किस्म होती है। यह ए और बी के मुकाबले बहुत छोटे, बहुत ठंडे और बहुत ही डिम होते हैं। तो अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना छोटा और बोरिंग है तो ये हमारी मंजिल क्यों है? क्योंकि इस छोटे से लाल सितारे के पास है हमारी सबसे बड़ी उम्मीद, एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। लेकिन इस प्रोक्सिमा बी में ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि वैज्ञानिक का मानना है कि प्रोक्सिमा बी कई मामलों में पृथ्वी जैसा हो सकता है। पहली बात, यह एक रॉकी प्लैनेट है, यानी इसकी सतह अर्थ की तरह ठोस है। और दूसरी और सबसे एक्साइटिंग बात, यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डिलॉक्स जोन भी कहते हैं, वह एक परफेक्ट डिस्टेंस होता है जहां न ज्यादा गर्मी हो और न ही ज्यादा ठंडा। ऐसा तापमान जहां पानी तरल रूप में अस्तित्व में रह सके। और यह तो हम जानते ही हैं कि जहां पानी है वहां जिंदगी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। यह अचानक से पावरफुल फ्लेयर्स यानी रेडिएशन के तूफान छोड़ता है जो प्रोक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकते हैं। और हमें यह अभी तक भी अच्छे से नहीं पता कि इसके पास एटमॉस्फेयर है भी या नहीं। पर इन्हीं व्याटसेप्स और मैसेंजर में तो एक्सप्लोरेशन का मजा है। इन तीन सितारों के सिस्टम में इस छोटे से ग्रह पर मानवता का अगला ठिकाना हो सकता है। यही वह उम्मीद की किरण है जिसके लिए हम 400 साल का सफर करने को तैयार हैं। 400 साल के सफर के लिए आपको एक कार्य प्लेन जैसी चीज नहीं, आपको एक पूरी दुनिया चाहिए जिसे आप अपने साथ ले जा सकें। इस मिशन की कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का नाम है दी क्रिसालिस। यह एक तितली के कोकून जैसा है जिसके अंदर एक नया जीवन पनपता है। यह स्पेसशिप मानवता का कोकून होगा जिसके अंदर कई पीढ़ियां पलेगी ताकि आखिरी पीढ़ी एक नई दुनिया में आजाद हो सके। चलिए बात करते हैं इसके साइज की। आप इसका साइज सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसकी लंबाई प्रपोज की गई है लगभग 36 माइल्स यानी 58 किलोमीटर। इसके अंदर 2400 लोग रहेंगे। एक पूरा शहर जो स्पेस के अंधेरे समुद्र में तैर रहा होगा। लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती, तो लोग यहां फ्लोट नहीं करेंगे? बिल्कुल सही सवाल। इसका समाधान सरल भौतिकी देती है, अर्थात घूर्णन। यह पूरा सिलेंडर अपनी एक्सिस पर घूमेगा। इस घूमने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी जो इसके अंदर की दीवारों पर लोगों को नीचे की तरफ दबाएगी। इससे आपको बिल्कुल अर्थ की ग्रेविटी जैसा ही फील होगा। इस जहाज के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग क्लोज लूप इकोसिस्टम होगा। यहाँ हजारों पेड़ पौधे और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन बनाएंगे। यहाँ हर बूंद पानी का रिसाइकिल किया जाएगा। यहाँ पारंपरिक कृषि के लिए जमीन होगी। साथ में हाई टेक वर्टिकल फार्म्स और हाइड्रोपोनिक्स होंगे जहां बिना मिट्टी के फसलें उगाई जाएंगी। इस पूरी दुनिया को पावर देने के लिए इसके सेंटर में फ्यूजन रिएक्टर होंगे, एक ऐसी ऊर्जा जो सूरज की तरह काम करती है। यह क्लीन और लगभग लिमिटलेस ऊर्जा पैदा करती है। इसमें सिर्फ जिंदा रहने का सामान नहीं होगा, इसमें एक पूरी सोसाइटी को चलाने का सामान होगा। स्कूल, अस्पताल, सिनेमा, पुस्तकालय, सब कुछ, हर वह चीज जो इंसान को सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक इंसान बनाती है। यह स्पेसक्राफ्ट बाहर से आने वाले खतरे से भी महफूज होगा। इसके चारों तरफ एक मल्टी लेयर शील्ड होगी जो डेंजरस स्पेस रेडिएशन और छोटे मोटे एस्ट्रॉइड से बचाएगी। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह प्लैनेट अर्थ का एक छोटा सा जिंदा टुकड़ा है जिसे हम एक बोतल में बंद करके सितारों के पार भेज रहे हैं। तो यह है क्रिसालिस टेक्निकल और प्रैक्टिकल हार्डल्स। यह सब सुनने में किसी फैंटास्टिक ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के रास्ते में कुछ पहाड़ जैसी मुश्किलें भी हैं। प्रैक्टिकल और टेक्निकल हार्डल्स जिनका सॉल्यूशन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हर्डल नंबर 1, कंस्ट्रक्शन 58 किलोमीटर लंबा स्पेसक्राफ्ट। यह इतना बड़ा है कि इसे जमीन पर बनाकर लॉन्च करना नामुमकिन है। इसे स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में ही असेंबल करना पड़ेगा। इसमें इतने मटेरियल और इतने रिसोर्सेस लगेंगे जितना इंसानों ने आज तक उपयोग नहीं किया। यह एक ग्लोबल एफर्ट होगा जिसमें सारे देशों को मिलकर सदियों तक काम करना पड़ेगा। क्या हम इंसान ऐसा कर सकते हैं? हर्डल नंबर 2, इंजन 400 साल में अल्फा सेंट्यूरी पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड के 15% तक जाना होगा, यानी लगभग 45,000 किलोमीटर प्रति सेकंड।
आज की हमारे रॉकेट इस स्पीड का 1% भी नहीं छू सकते। हमें फ्यूजन रॉकेट या एंटी मैटर इंजन जैसे एक्सोटिक टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल करनी होगी। यह अभी सिर्फ थ्योरीज में एग्जिस्ट करती है। हर्डल नंबर 3, द डेंजर्स ऑफ डीप स्पेस। 400 साल तक स्पेस में ट्रैवल करना एक माइनफील्ड से गुजरने जैसा है। कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर से बचने के लिए हमें एक ऐसी शील्ड चाहिए जो सदियों तक काम करे। रेडिएशन क्रू में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन पैदा कर सकता है। इम्पैक्ट ऑन स्पेसशिप, एक छोटा सा कंकड़ भी जब इतनी हाई स्पीड पर टकराता है तो एक बम जैसा असर होता है। जहाज को लगातार अपने रास्ते में आने वाले मलबे से बचना होगा या उसे डिफ्लेक्ट करना होगा। एक भी गलती पूरे मिशन को आखिरी पल में खत्म कर सकती है। हर्डल नंबर 4, 100% रिलायबिलिटी के लिए 400 साल। जरा सोचिए, आपका फोन 4 साल में अजीब बिहेव करने लगता है। एक कार 20 साल में पुरानी हो जाती है। यहाँ हम ऐसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके हर सिस्टम को बिना फेल हुए 400 साल तक काम करना है। यहाँ कोई अर्थ से आकर आपकी मदद नहीं करेगा। जहाज पर मौजूद क्रू को हर चीज खुद से ठीक करनी होगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक छोटे से पंप फेल होने का मतलब हो सकता है। पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स। ये हर्डल्स इतने बड़े हैं कि इन्हें सॉल्व करने में शायद 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन इंसानियत की तारीख गवाह है, हम मुश्किलों से हारने वालों में से नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी मिशन क्रिसालिस की एक 400 साल का सफर जो साइंस, फिलॉसफी, एथिक्स और इंसानी हिम्मत की हर हद को चैलेंज करता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसका पहला चैप्टर कुर्बानी से लिखा जाएगा और आखिरी चैप्टर एक नई उम्मीद से, एक ऐसी पीढ़ी जो सफर शुरू करेगी और एक ऐसी जनरेशन जो मंजिल पाएगी। यह मिशन इस बात का सबूत है कि इंसान के सपने कितने बड़े हो सकते हैं कि जब हम मिलकर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, चाहे वह समुद्र पार करना हो, चांद पर कदम रखना हो या सितारों को अपना घर बनाना हो। तो अब मैं आखिरी बार आपसे वही सवाल पूछता हूं। सारी अच्छाई, बुराई, सारे खतरे और सारी उम्मीदों को सुनने के बाद अगर आपको उस पहली जनरेशन का हिस्सा बनने का मौका मिले, एक वन वे टिकट, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या नहीं? अपना जवाब और उसके पीछे के कारण नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।